हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक से बीपीएससी एईडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 1 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और वाईसीटी की बुक में टोटल 25 सेट्स दिए गए हैं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको पूरे 25 सेट्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र से। कुम्हार स्थल प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित है। यहाँ की खुदाई में मौर्य काल के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं और यहाँ अवशेषों की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1913 में शुरू की गई थी और यह पटना रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च के मध्य तक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के द्वारा। अनुच्छेद 352 यह घोषणा करता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है और राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सप्तऋषि। सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जिससे ध्रुव तारे की पहचान करने में सहायता मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों में नंबर 1 पे राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वी स्मिथ। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक विंसेंट आर्थर स्मिथ है और ये साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित इतिहासकार थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बिहार राज्य की लगभग 80% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है और वर्तमान में बिहार राज्य खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी में, चीनी उत्पादन में और विनिर्माण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। इस वजह से ऑप्शन ई जो है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस ने। फिर क्वेश्चन नंबर 10, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में पटना लॉन मैदान में आयोजित हुई थी और तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि बिरसा मुंडा को बंगाल के जामकोपाई वन में सोते समय 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार किया गया था और ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस वजह से ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाणिक संस्कृति। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल और नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दरिया साहब ने। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना महान संत दरिया साहब ने की थी और इन्हें दरियादास या बिहार वाले के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था और उसने 12वीं से 13वीं शताब्दी में बिहार में करमनासा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया था और उस समय वहां पर सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था और पाल की महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी की विजय थी, जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई थी और बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा और उसने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित नौका का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इस नौका की क्षमता 50 यात्रियों की है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट में 30 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया। इससे मेक इन इंडिया के तहत निर्मित मशीनों को लगाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एमाइलेज। एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है और यह एक लार युक्त एंजाइम है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, लीची का खाद्य भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एरिल। लीची एक फल है और इसके खाने वाले भाग का नाम एरिल है। इसे रज्जू से विकसित किया जाता है जिसे बीज डंठल के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्नर और एलार्ड। पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज गार्नर और एलार्ड ने सन 1920 में की थी। कुछ पौधों में फूल खिलने के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकताएं होती है और इसे ही पौधों की प्रदीप्तिकालिता कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र हैं जिनके जरिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, छिपकलियों का। सेरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है और छिपकली संघ कॉर्डेटा से संबंधित है।
फिर क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 256। फिर क्वेश्चन नंबर 23, पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर मुख्यतः कोशिका भित्ति से ही स्पष्ट होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण होती है और यह भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी एस्पार्टेम। ठंडे पेय पदार्थों में कृत्रिम मिठास के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला पदार्थ एस्पार्टम है, जो चीनी से भी अधिक मीठा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, कमरे के ताप पर द्रव्य स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पारा। धातुओं में पारा सामान्य ताप पर द्रव्य है और पारा का प्रयोग थर्मामीटर, अमलगम आदि बनाने में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, लोहे का विशुद्धतम रूप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पिटवा लोहा। लोहा एक संक्रमण धातु है और भूगर्भिक तत्वों में लोहे का चौथा स्थान है। प्रकृति में लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। पिटवा लोहा शुद्ध लोहा होता है और यह आघातवर्ध्य और तन्य होता है और इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, जबकि ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम। दिए गए ऑप्शंस में से लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एथिलीन। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है और एथिलीन एक रंगहीन गैस है जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है और इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं, क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है और ये उत्पाद फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उदासीनीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जब गर्म किए जाते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण गर्म किए जाने पर खो देते हैं, क्योंकि चुंबक को गर्म करने पर चुंबक धीरे धीरे अपनी चुंबकीय शक्ति खोते चले जाते हैं और अंततः अपनी पूर्ण चुंबकीय शक्ति खो देते हैं और ठंडा करने पर भी वे अपनी चुंबकीय शक्ति वापस नहीं कर पाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 33, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 34, संघनन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
उष्मीय ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन। वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन संघनन कहलाता है और गैस के ठोस में परिवर्तित होने की परिघटना को निक्षेपण कहते हैं और ठोस के द्रव्य में परिवर्तित होने को मेल्टिंग कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, सोनार तकनीक का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सोनार एक ऐसी तकनीक है जिसमें ध्वनि संचरण का उपयोग पानी की सतह पर या उसके नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है और सोनार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है। यह अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करता है और यह तरंगे समुद्र तल पर या समुद्र में कहीं भी स्थित वस्तु तक पहुंचती है और परिवर्तित होकर डिटेक्टर द्वारा महसूस की जाती है और इस प्रकार सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई निर्धारित करने में, पानी के नीचे की पहाड़ियां, पनडुब्बियों, घाटियों, हिमखंडों आदि का पता लगाने हेतु किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार छोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। हवा में नमी यानी आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, हरित क्रांति की सफलता पर निर्भर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हरित क्रांति की सफलता बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर, पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं पर और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, इन तीनों पर ही निर्भर है। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गॉड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करते हुए अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रयोग का उल्लेख किया था और भारत में 1960 के दशक में कृषि में हरित क्रांति आई, जिसके कारण खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता भी भारत में आई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 39, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड से भी अधिक। वर्ष 2007 में बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर 58 थी और झारखंड राज्य की 48 थी। इस तरह बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर झारखंड से भी अधिक है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुशील मोदी के द्वारा। बिहार के इतिहास में सबसे पहले वित्तीय वर्ष 2006-07 में राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जनता सरकार के द्वारा। गुन्नार मेडल द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लान या चल योजना को भारत में पहली बार जनता सरकार के द्वारा 1978 में लागू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 42, गरीबी का अंतर दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। गरीबी का अंतर किसी देश में गरीबी की तीव्रता को दर्शाता है, जो गरीबी रेखा से कुल जनसंख्या की औसत कमी को दर्शाता है। गरीबी अंतर विश्व बैंक द्वारा निर्मित एक संकेतक है जो प्रति व्यक्ति आय और घरों में खपत देखकर गरीबी को मापता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशंस पॉवर्टी सबसे निम्न था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में
बिहार की स्थिति मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे निम्न थी और केरल की स्थिति सबसे उच्च थी। फिर क्वेश्चन नंबर 44, गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गरीबी रेखा का आकलन समय समय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी NSSO के द्वारा किया जाता है और इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 वर्ष में लगाया जाता है और भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इस प्रकार दिए गए तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी कथन जो है वो सत्य नहीं है, मतलब कि कोई भी असत्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 40। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है और विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है और विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और किसी भी अवस्था में ये 40 से कम भी नहीं हो सकती है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और आर्टिकल 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ही की जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 48, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विधायी शक्ति। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विधायी शक्ति है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय हित में। संविधान के अनुच्छेद 249(1) के अनुसार जब राज्यसभा ने इस आशय का संकल्प 2/3 बहुमत से पारित किया हो कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तब संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकेगी और ऐसा कानून अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रह सकता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप AEDO के इसी तरह और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।